जय हिंद दोस्तों। विजन अर्थशास्त्र में आप सभी का स्वागत है। अगर आप सीजी सेट यूजीसी नेट जेआरएफ जैसे एग्जाम्स को आप फाइट करना चाहते हैं, लेकिन उसमें कन्फ्यूजन है कि उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसका सिलेबस क्या है, एग्जाम मोड कैसा होता है, उसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती है, कैसे एग्जाम पैटर्न होता है आदि, इन सभी को सरल और सहज भाव में समझना चाहते हैं तो आप सही जगह आए। यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स, सीजी सेट इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाने वाले हैं, तो आज उसी के सिलेबस को समझेंगे। लेकिन यहाँ पर जो भी जानकारी दिया गया है वो सभी विषयों के लिए ही लागू होती है, क्योंकि यूजीसी नेट सेट एस्पिरेंट के लिए महत्वपूर्ण जो भी जानकारी है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से दिला रहे हों, उन सभी के लिए जानकारी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये सीजी सेट और यूजीसी नेट, इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो फिर हम लोग जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले जो है सीजी व्यापम है उसके द्वारा जो है नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था, तो इसी के रिगार्डिंग जो है अभी हम सभी इस वीडियो में देखने वाले हैं। जो सीजी सेट का एग्ज़ाम होता है वो जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सीजी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसको एक कंडक्ट कराया जाता है। लेकिन वहीं पर जो है जो नेट का एग्ज़ाम होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कराया जाता है, जो जिसको कंडक्ट कराता है यूजीसी। अब आगे बात करते हैं कि ये सेट और नेट इन दोनों क्या है। तो फिर सेट और नेट जो है ये जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं, या तो फिर कहीं पर पीएचडी अगर आप एनरोल होना चाहते हैं कहीं पर, तो उस पीएचडी के लिए आप एनरोल होना है, तो उसके लिए आपको सीजी सेट या तो फिर यूजीसी नेट, इन दोनों में से किसी एक एग्जाम्स को फाइट करना पड़ता है। क्योंकि नेट जो है वो नेशनल लेवल का होता है, इसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया के जो है जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी शामिल होते हैं। और जो सेट है वो स्टेट लेवल एग्ज़ाम होता है, तो स्टेट लेवल जो है वो थोड़ा सा ईजी होता है, और जो नेट है वो थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि उसमें पूरा ऑल ओवर इंडिया के लोग जुड़े होते हैं, और सेट में जो है केवल स्टेट के ही लोग जुड़े होते हैं, और हर स्टेट का अलग अलग अपना अपना जो है सेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। तो अब इसके बारे में, अब आपको ये नोटिफिकेशन दिख रहा है तो फिर आप इसको डिटेल से देख लेंगे। अब इसके बारे में, परीक्षा के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि इसका जो है पैटर्न क्या होता है, तो फिर योग्यता जो भी है इन सभी के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी एज लिमिट की। एज लिमिट का जो है कोई इसमें लिमिट ही नहीं होता है, इसमें बस ये होता है कि आप 18 प्लस हो, और प्लस आपके पास जो है फिर पीजी में 55% आपका जो है इसको आप होना चाहिए। इसमें खैर अभी तो ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, जो लोग यूजी में मतलब अंडर ग्रेजुएट हैं वो लोग भी अभी अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग आपको फीस दिखाई दे रहा होगा, जिसमें जनरल के लिए 650, ओबीसी के लिए 600, और रिजर्व कैटेगरीज के लिए 400। अब बात करते हैं इसका एग्जाम मोड का। तो फिर जो सीजी सेट का एग्ज़ाम होता है वो पेपर और पेन से होता है, लेकिन वहीं पर यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है आपको जो है, और ये सभी एमसीक्यू टाइप का एग्जाम होता है, जिसमें आप सभी को जो है 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। तो फिर ये जो है दो प्रश्नों से होकर के बनता है। पहला होता है आपका जनरल पेपर, और दूसरा होता है आपका सब्जेक्टिव पेपर। तो जनरल पेपर में जो है आपका 50 क्वेश्चन होता है, जिस और पर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होता है, और दोनों मिला करके जैसे ही अगर आप पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन को अटेंड कर लेते हैं तो वो 100 मार्क्स का होता है। और वैसे ही आपका जो सब्जेक्टिव पेपर होता है, जिसमें हर सब्जेक्ट का अलग अलग एग्जाम होता है, तो वो होता है 100 क्वेश्चन होता है, और पर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होता है, और ये होता है 200 मार्क्स का। 300 नंबर का 150 क्वेश्चन और 300 नंबर का आपका एग्जाम हो जाता है। इसको जो है नेगेटिव मार्किंग ऐसा कुछ होता है कि नहीं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इसकी सिलेबस, अब हम लोग जो है सिलेबस के बारे में बात करते हैं। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स और सीजी सेट इकोनॉमिक्स का जो है सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा बहुत का फ़र्क होता है कि वो होता है केवल लेवल का फ़र्क होता है। बाकी सीजी सेट और यूजीसी नेट जेआरएफ जो है दोनों का सिलेबस सेम ही होता है, जिसमें आपका सबसे पहले होता है इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, फिर उसके बाद मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, फिर उसके बाद पब्लिक इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग, फिर उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल, और फिर उसके बाद होता है लास्ट में आपका इंडियन इकोनॉमी। यूजीसी नेट जेआरएफ और सीजी सेट अर्थशास्त्र के यहाँ पर हम लोग सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर टोटल 10 यूनिट्स होते हैं, जिसमें पहला होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, सांख्यिकी और अर्थमिति, गणितीय अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, लोक अर्थशास्त्र, मुद्रा एवं बैंकिंग, और ग्रोथ वृद्धि और विकास का अर्थशास्त्र, पर्यावरणीय अर्थशास्त्र और जनसांख्यिकी, और लास्ट में आखिरी हमारा होता है इंडियन इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थशास्त्र। तो अभी इसको डिटेल्स में आप समझते हैं कि हमको अलग अलग
जो है सिलेबस में हम जो यूनिट्स है उसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग उपभोक्ता व्यवहार जैसे उपयोगिता वगैरह हो गया और उसका माप वगैरह होगा, इसके बारे में उत्पादन और लागत सिद्धांत की एक जो है प्रोडक्ट वो कैसे बनता है और कैसे उसको बनाया जाता है, और एक कंज्यूमर के लिए और जो है उसको प्रोडक्शन करने वाला है उसके लिए क्या क्या कैसे कैसे जो है थ्योरी है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और फिर उसके बाद जो है जोखिम वगैरह का प्रवृत्ति की एक प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसर है उसको किस लेवल में उसको जो है प्रोड्यूस किया जाए उसके गुड्स को, उसके बारे में बताया जाता है। फिर उसके बाद गेम थ्योरी, जहाँ पर जो है हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर के साथ इसको देखते हैं कि जो है कैसे कैसे वो अपने जो है अपोनेंट है उसके बारे में जो है वहाँ पर वो कंपटीशन कैसे करेगा। जैसे कि दो फर्म है ए और बी, तो फिर ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो फिर ये कैसे एक दूसरे से कॉम्पिटिट करेंगे उसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। फिर उसके बाद उस उत्पादन जो किया है उसका कीमत निर्धारण कैसे होता है, और ये कीमत निर्धारण जो है अलग अलग बाजार में कैसे होता है। जैसे कि मोनोपोली हो गया, मतलब एक आध्यात्मक बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता, एक आध्यात्मक प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, इन सभी के बारे में देखेंगे। और फिर उसके बाद जो है जो साम्यावस्था है उसके बारे में, उसके लेसन के बारे में देखेंगे, इक्विलिब्रियम। और फिर उसके बाद जो है दक्षता कि कैसे कैसे उसका जो है मैक्सिमाइजेशन कर सकते हैं वो है। और फिर उसके बाद कल्याण अर्थशास्त्र, और उसके बाद असममित सूचना के साथ ये जो है ये इकाई जो है खत्म होता है। उसके बाद अगला देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र अर्थात मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम लोग मैक्रो लेवल में पूरा ब्रॉड लेवल में देखते हैं। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग केवल एक छोटे जो फर्म होता है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, लेकिन यहाँ पर मैक्रो लेवल में जो है हम लोग पूरे देश की अर्थशास्त्र कैसे चलता है, अर्थव्यवस्था कैसे चलता है उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो उसमें देखते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय आय जो है उसकी गणना कैसे होता है उसके बारे में देखते हैं। और फिर उसके बाद पूरे देश में रोजगार और उसका जो है निर्धारण वो सब कैसे होता है उसको देखते हैं। और उसमें जो है कंजप्शन उपभोग कैसे होता है, निवेश कैसे कार्य करता है, गुणक और त्वरक कैसे कार्य करता है, मुद्रा की मांग हम अर्थात हमारा लिक्विडिटी जो है वो कैसे होता है, और उसी के साथ में जो है ISLM वक्र ये कैसे वो कार्य करता है और ये क्या है इसके बारे में देखेंगे। मुद्रास्फीति जो है, और उसके साथ मुद्रास्फीति के साथ में फिलिक्स वक्र जो है कैसे लाया जाता है उसके देखेंगे। और फिर इसके साथ में जो है गिनी गुणांक और उसके जो है और भी अलग अलग जो है कॉन्सेप्ट होते हैं उसके बारे में समझेंगे। और फिर उसके बाद जो है व्यापार चक्र, जिसमें हम लोग तेजी और मंदी ये दोनों क्या कॉन्सेप्ट है और ये कैसे आता है इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद मौद्रिक और राजकोषीय नीति, ये दोनों नीति क्या होता है और कैसे जो है हमारे देश को इफेक्ट करता है उसके बारे में। और फिर उसके बाद जो है परिकल्पना जो है हमारा हाइपोथेसिस उसके बारे में यहाँ पर जो है अवलोकन करेंगे। और फिर उसके बाद हमारा जो है यूनिट आता है अर्थशास्त्र में स्टैटिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, सांख्यिकी और अर्थमिति। इसमें जो है प्रायिकता और जो है सांख्यिकी केंद्रीय माप, जिसमें जो है आप सभी का सहसंबंध और जो भी गुण संबंध ये सब होता है इसके बारे में देखेंगे, जिसमें जो है विचलन विस्तार इस सभी के बारे में देखेंगे। और फिर उसके बाद जो है अनुमान कैसे लगाते हैं, परिकल्पना का परीक्षण कैसे किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। और फिर उसके बाद अगला देखेंगे हम लोग कि प्रतिगमन क्या होता है, प्रतिगमन और उसको जो है कैसे अलग अलग उसके मॉडल है उन सभी को देखेंगे। और फिर उसके बाद जो है सतत और असतत ये सब और समय सारणी मतलब टाइम सीरीज ये सब कैसे बनाया जाता है उसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद अगला यूनिट है हमारा मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। तो इस मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में हम लोग जो है अलग अलग जो है टेस्ट होता है उन सभी के बारे में देखेंगे। और जो है इनपुट आउटपुट मॉडल और ये सब इस समीकरण और ये सभी जो है कैसे कैसे समुच्चय अर्थशास्त्र के जो प्रमुख फलन होते हैं जैसे सदिश मैट्रिक्स ये सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा जो है अगला यूनिट है अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, अर्थात जो हमारे जो किसी एक देश से दूसरे देश से रिलेशन है वो कैसे होता है उसके बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की उसकी जो है संकल्पनाएं या जो भी रिलेशन है उसके बारे में देखेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जितने भी सिद्धांत है चाहे वो यहाँ पर हम लोग जो है क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखेंगे, जैसे पहले जो है एडम स्मिथ, फिर उसके बाद जो है डेविड रिकार्डो, और फिर उसके बाद ऐसे ऐसे आगे आगे बढ़ते बढ़ते जितने भी हमारा जो अभी न्यू जो क्लासिकल थ्योरी से है वहाँ से शुरू करके हमारे जो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो सब कैसे एक देश से दूसरे देश में बनता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। जो क्योंकि इसमें जो है क्रोनोलॉजी का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है इसको आर्डर में व्यवस्थित कीजिए, तो फिर इसके जो भी अंतर्राष्ट्रीय जो भी संस्थान है जैसे कि आपका सार्क हो गया,
तो फिर जितना भी यूएन हो गया, इन सभी के बारे में पूछा जाता है कि ये संस्थानें हैं, ये क्या काम करते हैं और ये कब आया था और इसका मुख्यालय क्या है। ऐसे बहुत से सवाल जो है इसमें पूछे जाते हैं। और फिर उसी के साथ में जो है भुगतान संतुलन, कि एक देश का दूसरे देश में जब आयात निर्यात होता है तो वो कैसे हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को इफेक्ट करता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद जो है विनिमय दर, चाहे वो मुद्रा का हो चाहे वस्तु का हो, दोनों बाजार में जो है कैसे जो है हमारा विनिमय दर संतुलन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हमको व्यापार से लाभ होता है कि हानि होता है, व्यापार का गुणक कैसे काम करता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं, जैसे गैट हो गया, WTO हो गया, ये सब कैसे काम करते हैं और कैसे एक दूसरे देश के साथ संबंध बनाते हैं, उसके बारे में सब यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद होता है हमारा अगला यूनिट पब्लिक इकोनॉमिक्स, लोक अर्थशास्त्र। लोक अर्थशास्त्र में हम लोग ज़्यादातर मेनली देखते हैं कि जो हमारा जो वेलफेयर है इसी से रिलेटेड होता है ऑलमोस्ट ये भी। लेकिन इसमें होता है कि हम लोग एक गवर्नमेंट जो है कैसे काम करता है उसके बारे में देखते हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पर राजकोषीय नीति के बारे में ज़्यादातर समझते हैं कि जो है बाजार विफलता कैसे होता है, सार्वजनिक वस्तु जो हम लोग यूज़ करते हैं जैसे तालाब हो गया या तो फिर और अदर जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है उसको कैसे कैसे हम लोग जो है यूज़ करते हैं उसके बारे में। और फिर उसके बाद जो है हमारा पब्लिक रेवेन्यू हो गया कि गवर्नमेंट कैसे अपना इनकम लेती है और कैसे हम पर एक्सपेंस करती है, कि मतलब कैसे उसका आय होता है, कैसे वो व्यय करता है और कैसे बजट निकालते हैं और कैसे वो अपना अपना नीति बनाता है गवर्नमेंट, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जो है पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हमारा होता है अगला यूनिट मुद्रा एवं बैंकिंग, जिसमें हम लोग पूरा मुद्रा प्रणाली को समझेंगे और बैंकिंग प्रणाली को यहाँ पर हम लोग समझेंगे। वैसे तो एकदम डीप लेवल में नहीं समझना होता है, केवल ऊपर अगर हम लोग स्ट्रक्चर ही देखते हैं तो वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी होता है। इसमें जैसे कि मुद्रा के घटक कैसे है, जैसे कि M1 M2 और ये सब जितने भी मुद्रा है इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और केंद्रीय बैंक के बारे में पढ़ेंगे कि वो कार्य क्या करता है, कैसे वो चलन होता है, कब से चलन में आया, उसी के बारे में। और वाणिज्यिक बैंक, इसमें जो है इसमें भी बहुत ज़्यादा क्रोनोलॉजी पूछा जाता है कि कौन सा बैंक पहले आया, कौन सा बैंक बाद में आया और इसका मुख्यालय क्या है, कहाँ पर है, इन सभी के बारे में पूछा जाता है। और फिर उसके बाद अगला हमारा देखते हैं कि पूंजी बाजार अर्थात जो कैपिटल मार्केट है, जो शेयर मार्केट है, ये सभी कैसे कार्य करता है, क्या ये होता है, कैसे सेबी कार्य करता है, कैसे NSE क्या BSE, इन सभी के बारे में हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे। और फिर उसके बाद अगला हमारा यूनिट आ जाता है वृद्धि और विकास का अर्थशास्त्र, जो है इकोनॉमिक्स पहले ग्रोथ क्या होता है और फिर उसके बाद ग्रोथ के साथ में डेवलपमेंट क्या होता है, अर्थात वृद्धि और विकास इन दोनों में बहुत का फर्क होता है, जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो फिर समझेंगे। और फिर उसके बाद जो है जितने भी हमारे जो विकास के सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्रोनोलॉजी पूछा जाता है। इसमें हम लोग शुरुआत से लेकर जो क्लासिकल थ्योरी, जो पारंपरिक थ्योरी है, एडम स्मिथ से शुरू होकर के जो है किन्स किन्स और उसके आगे कैसे कैसे क्या क्या थ्योरी दिया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद जो अगर अपना अपना जो मॉडल दिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ये सब क्या होता है, PHI SGI ये सब क्या है और गरीबी कैसे मापा जाता है और जो है सभी के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अगला हमारा यूनिट्स आ जाता है यूनिट 9, जिसमें हम लोग पर्यावरण और जनांकी के बारे में पढ़ते हैं कि जो है कैसे हमारे जो इकोनॉमिक्स का ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो पर्यावरण को कैसे इफेक्ट करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये जनांकी क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद जो है एक बाजार मार्केट फेलियर कैसे होता है, कि कैसे हम लोग प्राइस डिसाइड नहीं कर पाते हैं, कैसे किसी को हानि होता है, कैसे किसी को लाभ होता है, अर्थात मितव्ययता अमितव्ययता, इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर इसका जो अलग अलग थ्योरीज है उस सभी के बारे में पढ़ेंगे कि जो है एक वैल्यू है, एक पर्यावरण वस्तु का वैल्यू है, मूल्य निर्धारण है, वो कैसे किया जाता है। और फिर इसी के साथ में हम लोग जनसंख्या सिद्धांत, जिसमें बहुत ही पुराने जैसे माल्थस ने थ्योरी दिया था कि जो है अर्थशास्त्र किसी एक अर्थव्यवस्था में जो है जनसंख्या जो है कैसे गुणात्मक माध्यम से बढ़ता है, लेकिन वही जो हमारी जो खाद्य सामग्री है वो कैसे जो है अर्थमिति से भी बढ़ता है उसके बारे में। और फिर उसके बाद उसके जो और आगे जो सिद्धांत दिया गया, जैसे रिकार्डो है, पीयू है, पिगो है, इन सभी में कैसे कैसे जो है जनसंख्या के सिद्धांत दिए उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद जो है पिरामिड देखेंगे, जनसंख्या पिरामिड, कि कैसे एक जो है देश में कैसे कैसे अलग अलग पिरामिड बनता है, किसी का पिरामिड जो है छोटा होता है और किसी देश का पिरामिड जो है ऐसे लंबा होता है, उस सभी के बारे में। और जनसंख्या का जो सारणी होता है वो कैसे कैसे बनाया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे आखिरी और लास्ट यूनिट होता है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय अर्थशास्त्र, जिसमें जो है हमारे देश का जो कृषि है वो कैसे होता है, उद्योग है वो कैसे होता है, और सर्विस अर्थात जो तीनों सेक्टर है उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। और फिर उसका जो ग्रामीण विकास होता है वो कैसे होता है, शहरी विकास होता है वो कैसे होता है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट और जो भी विदेशी व्यापार है वो सब कैसे निर्धारित किया जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर श्रम और पूंजी बाजार में जो कैसे कार्य करता है, और यहाँ पर जो है गरीबी और समानता बेरोजगारी और सभी जितने भी होता है इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड उन सभी के बारे में हम लोग इस यूनिट में पढ़ते हैं। तो आशा है आप सभी जो है
इस वीडियो में आप सभी को कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा, और अगर कुछ क्वेरी अब भी रह जाता है, मुझसे कुछ गलती हुआ होगा, कुछ छूट गया होगा, तो फिर आप सभी जो है इसमें जरूर बताएं कि जनरल पेपर से रिलेटेड जो भी सिलेबस है उसके जो मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उस वीडियो में मैं उस चीज़ को सुधार के आपको और अच्छे से समझा दूंगा, अगर किसी को और कन्फ्यूजन होगा तो मिलते हैं अगले और वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।